अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एब्जॉर्प्शन कर चुके हैं, वो हमारा पहले लेक्चर हो चुका है एब्जॉर्प्शन का। तो अब जब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो चुकी है तो अब वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में या टिश्यूज़ में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, हम उसको देखेंगे। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी जो अगर हम डेफिनेशन वाइज देख ले तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली लीव्स द ब्लड स्ट्रीम एंड एंटर्स द ECF एंड टिश्यूज़। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमारी ड्रग जो है वो हमारा जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है या जो वेजल्स हैं, उसमें से लीव करके हमारा जो है वो टिश्यूज़ में चली जाएगी और ECF में चली जाएगी, या तो ECF में आ जाएगी या फिर टिश्यूज़ में आ जाएगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन क्या था कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो ड्रग हमारे ब्लड में आना। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि ब्लड से ड्रग निकल कर हमारे टिश्यूज़ में जाना। ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना, वहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म करना, अपने टारगेट टिश्यू या सेल पे जाना। दिस इज़ नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये किस किस चीज़ों पे, किस किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, हम उसको देख लेते हैं। कार्डियक आउटपुट या ब्लड फ्लो, फर्स्ट हमारा जो फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है हमारा ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो टू द टिश्यू कैपिलरीज वेरीज वाइडली। ब्लड फ्लो है डिफरेंट टिश्यूज़ की जो कैपिलरीज हैं उनकी परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब जैसे किडनी हो गई तो उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा होती है कैपिलरीज की। ठीक है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। लिवर है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ब्रेन की जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे टाइट जंक्शन होती हैं, आपको पता है, तो वहाँ पर इतना ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं आएगा, तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, और एडिपोसाइट्स और स्केलेटल मसल और विस्ट्रा, ये सब इनमें स्टिल जो है वो लोअर रेट्स पे ब्लड फ्लो होता है। ठीक हो गया। और दूसरा, इसी में हमने जो है कैपिलरी परमेबिलिटी डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इन एनी टिश्यू इंक्रीज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू डेट टिश्यू। और जिसमें कैपिलरी परमेबिलिटी कम होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी, क्योंकि ड्रग जो है वो लीव ही नहीं कर पाएगी हमारी कैपिलरीज के पोर्स से, तो वो टिश्यूज़ तक इतना नहीं जा पाएगी और हमारे इंटेस्टिशियम में इतना नहीं जा पाएगी। अब दूसरा फैक्टर हमारे पास है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यूज़। अब बहुत सारी जो ड्रग्स जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती हैं तो वो जाकर प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाती हैं। तो ये बाइंडिंग जो है वो रिवर्सिबली होती है। जब ड्रग की कंसनट्रेशन हमारे किसी भी टिश्यू में कम हो जाती है तो फिर यहाँ से ड्रग धीरे धीरे रिलीज़ होकर हमारे कैपिलरीज से फिर उस टिश्यूज़ में चली जाती है। ठीक है, और ये डिफ्यूजिबल होती है एंड स्लो ट्रांसफ़र, ये स्लो ट्रांसफ़र करवाती है ड्रग का, यानी कि हमने ड्रग दी, वो ब्लड में चली गई बहुत ज़्यादा, जितनी भी कंसनट्रेशन में हमने दी है, और अब वो जल्दी से किसी सेल पे चली जाएगी तो उसकी हाफ लाइफ कम हो जाएगी, वो अपना टारगेट करके और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। लेकिन इस प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग का क्या फ़ायदा होगा कि ये जो हमारे पास ड्रग है वो ज़्यादा देर तक प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड रहेगी और थोड़ी थोड़ी होकर जो है वो रिलीज़ होगी, अपने टारगेट टिश्यू पे जाएगी और उस पर जाके एक्ट करेगी। फिर जब वो एक्सक्रीट आउट होगी तो फिर थोड़ी सी ड्रग जो है वो रिलीज़ होगी और वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि हमें बार बार ड्रग नहीं लेनी पड़ेगी, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में वो पहले से ही मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा जो ड्रग बाइंड करती है वो हमारे एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, जो कि हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है, और इट में एक्ट एज ए ड्रग रिजर्वायर। तो इसको हम ड्रग रिजर्वायर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ड्रग को स्टोर करके रखता है, फिर वक्त पे उसको रिलीज़ करता है। अब दूसरे प्रोटीन से या हमारे जो सेल पे जो प्रोटीन्स लगे होते हैं टिश्यूज़ पे या न्यूक्लिक एसिड्स पे, यहाँ पे भी ड्रग जो है वो बाइंड हो सकती है। ठीक है, और ये लीड करती है ड्रग अक्यूमुलेशन इन डेड टिश्यू और सेल। ठीक है, वो प्लाज्मा प्रोटीन में थी, यानी कि ड्रग ब्लड में है, और अब ये टिश्यू प्रोटीन्स में है, तो ये सेल्स के अंदर जो है वो हमारी ड्रग जो है वो काफ़ी देर तक रहेगी। तो उसका जो एक्शन होगा वो भी प्रलोंग हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी देर तक रिसेप्टर के साथ बाइंड रहेगी और उसको स्टिमुलेट करती रहेगी और ये टॉक्सिसिटी भी काज करवा सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्रोलीन का, जो कि मेटाबोलाइट है साइक्लोफॉस्फेमाइड का,
ये हमारे पास हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवा सकता है। सिस्टाइटिस क्या होता है? जो हमारा ब्लैडर होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को हम सिस्टाइटिस कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास जो एक्रोलीन है साइक्लोफोस्फामाइड का मेटाबोलाइट, ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाता है और फिर उसकी इन्फ्लेमेशन काज करवा सकता है। तो ये टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है ड्रग की बाइंडिंग टू दी टिश्यू प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, वो है हमारे पास लाइपोफिलिसिटी। अब लाइपोफिलिसिटी में क्या होगा कि जो ड्रग्स जो लाइपोफिलिक होंगी वो इजीली पास हो जाएंगी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। ठीक है, मेजर फैक्टर यहाँ पे होगा ब्लड फ्लो। वही बात आगे कि जिस ऑर्गन में ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा और वहाँ पे वो जो ड्रग हमने दी है वो भी लाइपोफिलिक हो, तो वो इजीली उस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इजीली सेल्स को पेनिट्रेट कर जाएगी। लेकिन जहाँ पे ड्रग भले ही लाइपोफिलिक हो लेकिन मेम्ब्रेन्स की जो परमेबिलिटी है वो कम हो, तो वहाँ पे ड्रग फिर कम ही रिलीज होगी। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी इस पे इफेक्ट करता है। सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द इंटायर ड्रग इन द बॉडी। तो ये एक मतलब फ्लूइड का वॉल्यूम है जिसमें हमारी ड्रग जो है वो डिजोल्व होती है एट द सेम कंसनट्रेशन मेजर्ड इन द प्लाज्मा। ये इसका फार्मूला है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, पूरे बॉडी के जो कंपार्टमेंट्स हैं उसमें ड्रग कितनी है और हमारे जो प्लाज्मा में है कंसनट्रेशन ड्रग की वो कितनी है। ठीक है, तो हम इससे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम्स कैसे इफेक्ट करते हैं वो देखते हैं। अब हमारी जो बॉडी का जो फ्लूइड है वो बेसिकली 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। हमारे पास एक होता है प्लाज्मा कंपार्टमेंट, दूसरा होता है ईसीएफ और एक होता है हमारे पास आईसीएफ। प्लाज्मा भी ईसीएफ में ही आ जाता है। ईसीएफ में बेसिकली 2 आते हैं, एक हमारे पास इंटरस्टिशियम फ्लूइड आता है और एक प्लाज्मा फ्लूइड आता है। तो प्लाज्मा का जो कंपार्टमेंट है वो होता है अबाउट 4 लीटर। ठीक है, अब इसमें जो हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग होती हैं, ये जो टू लार्ज होती हैं, पास नहीं हो सकती कैपिलरी के स्लिट जंक्शन से, वो वहीं पे रहती हैं प्लाज्मा में, मतलब वेजल्स में अंदर ही रहती हैं, तो प्लाज्मा में रहती हैं और ये सिर्फ 4 लीटर जो वॉल्यूम है उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो 4 लीटर है इन द 70 kg पर्सन में। इसका एग्जांपल है हेपरिन, उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो सिर्फ हमारे प्लाज्मा में ही रहती है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा कंपार्टमेंट ईसीएफ। अब जो ड्रग लोअर मॉलिक्यूलर वेट है और हाइड्रोफिलिक भी है, ये पास हो सकती है कैपिलरीज की स्लेट से, बट वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड में नहीं जा सकती, लेकिन वो प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियम में, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में रह सकती है। और वो टोटल कितना होता है? 14 लीटर होता है। तो इसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेपरिन के। हेपरिन सिर्फ 4 लीटर्स में रह रही है तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। और जो हमारे पास ये वाले अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, ये जो है वो 14 लीटर्स में वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, तो इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेपरिन। अब हम दूसरा देख लेते हैं, क्या है हमारे पास? टोटल बॉडी वाटर। अब कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट होती हैं और लाइपोफिलिक भी होती हैं, तो वो लो मॉलिक्यूलर वेट और लाइपोफिलिसिटी की वजह से जो है वो कैपिलरीज वॉल को पेनिट्रेट कर जाती हैं और हमारे सेल्स के भी मेम्ब्रेन से अंदर चली जाती है, क्योंकि वो लाइपोफिलिक हैं। ठीक है, तो वो आईसीएफ में भी आ सकती है। ठीक है, तो वो पूरा 42 लीटर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं इन 70 kg में। तो इनका जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे इथेनॉल हो गया, अल्कोहल, ठीक है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अब इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रग ऑन द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग पे देखते हैं कि कितना होता है। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग पे अगर हम इफेक्ट देखें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का, तो पहले तो हम हाफ लाइफ को डिस्कस करते हैं। हाफ लाइफ क्या है कि जो है वो इतना टाइम जिसमें जो हमारी ड्रग की कंसंट्रेशन है वो हाफ हो जाए, ठीक है, तो उसको हम ड्रग की हाफ लाइफ कहेंगे। अब इस पे जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इफेक्ट करता है? जैसे एक ड्रग है,
ठीक है, वो सिर्फ प्लाज्मा में मौजूद है, सही है। तो वो जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी हो गई, ठीक है, तो वहाँ पे वो प्लाज्मा यानी वहाँ पे ब्लड ही जाता है ना फिल्टर होने के लिए, तो वहाँ पे प्लाज्मा ज़्यादा जाती है, तो उसका जो है वो हाफ लाइफ वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है, तो उसका हाफ लाइफ कम हो जाएगा, वो प्लाज्मा से फिल्टर हो जाएगी इनटू द बाउमेंस कैप्सूल और फिर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो वो बॉडी में इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकेगी। लेकिन ऐसी ड्रग जिसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मोस्ट ऑफ द ड्रग इज इन द एक्स्ट्रा प्लाज्मिक कंपार्टमेंट, यानी कि वो जो ड्रग है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो हमारे दूसरे टिश्यूज़ में है, वो सिर्फ ब्लड में नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा में नहीं है, वो दूसरे टिश्यूज़ में भी है, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी है, इंटरस्टिशियम में, ठीक है। तो वो ड्रग वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। जब ब्लड हमारे पास फिल्टर होने आएगा किडनी में, तो जो ड्रग सिर्फ इसमें ब्लड में होगी वही फिल्टर होगी, लेकिन बाकी ड्रग जो हमारे अंदर टिश्यूज़ में पड़ी हुई है वो वहीं पे रहेगी, तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो अब सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा उसकी जो हाफ लाइफ है वो भी कम होगी, और जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर। होप सो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।